हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं फ्रेंड। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग अच्छे होंगे और मैं आपके खिदमत में मैं हाजिर हूं। ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी लोगों का खैर मकदम स्वागत, वेलकम। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप जुडिशरी बहुत अच्छे ट्रैक पे आप चल सकते हैं। एक अच्छी तैयारी हो सकती है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा कि ताकि लोगों को अधिक से अधिक जो है हमारी ये चैनल अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें और उनके लिए जो जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए उनके लिए मुफीद हो। मैं एवरीवन ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने टॉपिक पे बात करता हूँ। टॉपिक है दोस्तों निर्देश यानी रेफरेंस सेक्शन 113, ऑर्डर 46, पूर्वलेखन सेक्शन 144, 114, आर्डर 47, रिवीजन सेक्शन 115। अब मैं बात करूंगा निर्देश जो धारा 113 से लेकर और ऑर्डर 46 और नियम 107 तक है। यानी ऑर्डर जो है, ऑर्डर क्या है 46, नियम 107। निर्देश में जब किसी अधीनस्थ न्यायालय को किसी सॉवरेन कोर्ट को किसी मामले में विधि की वैधानिकता, किसके बारे में, विधि जो लीगल की लीगलिटी जो है, लीगल की जो है विधि की लॉ के जो है लीगलिटी के बारे में क्या होगा समाधान करने की आवश्यकता है, तो उसके द्वारा उच्च न्यायालय से इस संबंध में राय लेनी ही निर्देश है। अब दूसरा क्या कहता है, धारा 113 के अनुसार विहित की गई शर्त एवं सीमाओं के अधीन रहते हुए कोई भी न्यायालय मामले का कथन करके उसे उच्च न्यायालय की राय के लिए निर्देशित कर सकता है। उच्च न्यायालय की राय के लिए क्या कर सकता है, निर्देशित कर सकता है, और उच्च न्यायालय उस पर उचित आदेश कर सकेंगे। जो उच्च न्यायालय है उस पर क्या करेगा, उचित आदेश कर सकेगा। ठीक। अब बात करते हैं, परंतु यहाँ प्रोवाइडेड लगा हुआ है, यदि न्यायालय का ये समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष लंबित किसी मामले में किसी अधिनियम, विनियम, अध्यादेश यानी किसी विनियम या अध्यादेश की या उसमें किसी भी प्रोविजंस की लीगलिटी के बारे में ऐसा प्रश्न निहित है, ऐसा क्वेश्चन जो है वेस्टेड है, जिसका डिटरमाइन किया जाना और मामले के निपटारे के लिए आवश्यक है, और उसकी राय है उसकी राय है यह अवधि मात्रा अपरिवर्तनीय तथा न तो उच्चतम न्यायालय द्वारा हो और न ही उच्च न्यायालय द्वारा हो। इसे इस प्रकार के घोषित किया गया है, तब वो न्यायालय अपनी राय यूँ कारणों को उपयोगित करते हुए मामले का कथन करेगा और उससे उच्च न्यायालय की राय में क्या है, उसे उच्च न्यायालय की राय में निर्देशित कर सकता है। क्या करेगा, उसे उच्च न्यायालय की राय में जो है निर्देशित करेगा। अब मैं बात करता हूँ आदेश 46। आदेश 46 नियम 1 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय निर्देश और प्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी के इस नियमित आवेदन किए जाने पर किया जाएगा। यदि वाद या अपील की जिसमें डिक्री की अपील नहीं होती है, वाद या अपील में जिसमें जो है डिक्री की अपील नहीं होती है, सुनवाई के पूर्व या सुनवाई में या डिक्री के निष्पादन में किसी विधि का या विधि का बल का रखने वाली प्रथा का ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है जिसके बारे में न्यायालय युक्त शंका रखता हो। यानी कहने का मतलब होता है कि जिसमें डिक्री की अपील नहीं होती हो, कोई डिक्री उसकी अपील नहीं होती हो, सुनवाई के पूर्व यानी सुनवाई के हेयरिंग के पहले या सुनवाई में डिक्री के जो है एजुकेट में किसी विधि का या विधि का बल रखने वाली जो कस्टम है, ऐसे क्वेश्चन जो है अराइज होता है जिसके बारे में न्यायालय जो है युक्त शंका रखता है। अब आदेश 46 नियम 2 के अनुसार
ऐसा न्यायालय कार्रवाइयों को रोक सकता है, क्या कर सकता है, ऐसे कार्रवाइयों को रोक सकता है या मामले के आगे कार्रवाई भी कर सकता है और उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट किए गए विषय बिंदुओं के निर्णय पर आधारित डिक्री पारित करेगा या आदेश करेगा, किंतु बिना उच्च न्यायालय के निर्देशित निर्णय के प्राप्त कोई भी डिक्री या आदेश निष्पादित नहीं किया जाएगा। ठीक। ऑर्डर 46 नियम 3 के अनुसार यदि पक्षकार उपस्थित होते हुए और सुनवाई की अपेक्षा करते हुए तो उच्च न्यायालय उन्हें सुनने के बाद निर्दिष्ट किए गए विषय बिंदु पर विनिश्चय करेगा और निर्णय का रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षर युक्त पर निर्देश किए जाने वाले न्यायालय को भेजेगा। ऐसा न्यायालय मामले को उच्च न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार निपटाएगा। नियम 4 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय विनिश्चय के लिए किए गए निर्देशों के परिणाम स्वरूप कोई खर्च आता है तो ऐसे खर्च मामले का खर्च माना जाएगा, न्यायालय जिसमें वाद संस्थित हुआ हो। आदेश 46 नियम 5 के अनुसार यदि निर्णय के पूर्व ऐसा न्यायालय जिसमें वाद संस्थित हुआ है या शंका करता है या क्या वाद लघुवाद न्यायालय के द्वारा संज्ञेय नहीं है तो ऐसी शंका के कारण सहित अभिलेखित करके अभिलेख को उच्च न्यायालय को निर्देशित करेगा। अभिलेख को उच्च न्यायालय को निर्देशित करेगा। उच्च न्यायालय आदेश द्वारा घोषित करे कि वो न्यायालय वाद का संज्ञान करने के लिए सक्षम है, उसे लौटाने के लिए आदेश दे सकता है। ये बात करता 46 नियम 5। अब हम बात करते हैं पुनर्विलोकन की। ये धारा 114 से लेकर जो है 114 और ऑर्डर जो है 47 और नियम 109। पुनर्विलोकन उसी न्यायालय द्वारा जिसे निर्णय पारित किया है। पुनर्विलोकन उसी न्यायालय द्वारा जिसने क्या है निर्णय पारित किया है अपने निर्णय की विधिक तथ्यागत या प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों को पुनः शुद्ध करना है। अपने निर्णय की विधिक या तथ्यागत या प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों को पुनः शुद्ध करना है। अब धारा 114 क्या जो धारा है 114 नियम 1 और आदेश 47 के अनुसार निम्न मामलों को पुनर्विलोकन का आवेदन किया जा सकता है। जहां किसी डिक्री या आदेश या ऑर्डर के विरुद्ध अपील हो सकती हो किंतु अपील नहीं हो सकती हो। जहां किसी डिक्री या आदेश के विरुद्ध अपील हो सकती हो किंतु अपील नहीं हो सकती हो, यहाँ पे पुनर्विलोकन कर सकता है। दूसरी कंडीशन का जहां किसी डिक्री या आदेश के अपील का प्रावधान न हो। तीसरी कंडीशन कहता है जहां मामला लघुवाद न्यायालय के निर्देशों पर विनिश्चित किया गया हो। इसमें विधित व्यक्ति डिक्री पारित करने वाले न्यायालय या आदेश करने वाले न्यायालय से निर्णय या पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकता है। अब बात करते हैं नियम 1। नियम 1 के अनुसार पुनर्विलोकन निम्न आधारों पर हो सकता है। पहला है जहां विधित व्यक्ति को किसी नए एवं महत्वपूर्ण साक्ष्य का पता चलता हो। जहां जो पीड़ित व्यक्ति है किसी नए एवं महत्वपूर्ण किसका साक्ष्य का पता चलता है जिसका ज्ञान उसके डिक्री पारित करते समय या आदेश दिए जाते समय नहीं था। जिसका ज्ञान जो है डिक्री पारित करते समय या आदेश दिए जाते समय क्या था, ज्ञान नहीं था और पेश नहीं किया जा सकता था। क्या नहीं पेश नहीं किया जा सकता था। जहां कोई मूल या तथ्यागत गलती या अभिलेख से अप्रत्यक्ष यानी अभिलेख से प्रत्यक्ष दर्शित होता हो। जहां कोई मूल या तथ्यागत गलती या अभिलेख से प्रत्यक्षता दर्शित होता हो। तीसरी बात कहता है किसी अन्य पर्याप्त कारण के आधार पर ऐसा किया जाना आवश्यक हो। किसी अन्य पर्याप्त कारण आधार पर ऐसा किया जाना आवश्यक हो। अब बात करता है वो पक्षकार जो किसी डिक्री या आदेश की अपील नहीं कर रहा है। वो पक्षकार जो किसी डिक्री या आदेश की अपील नहीं कर रहा है। निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन अन्य पक्षकार के द्वारा
की गई अपील के लंबित रहते हुए कर सकता है। लेकिन जहां ऐसी अपील का आधार आवेदक के और अभ्यर्थी दोनों के बीच समान है, जहां प्रत्याशी होते हुए अपील न्यायालय में वो मामला उपस्थित कर सकता है, जिसके आधार पर वो पुनर्विलोकन के लिए आवेदन करता है, तो कोई आवेदन नहीं किया जाएगा, ये बताता है। और क्या कहता आगे, न्यायालय की पुनर्विलोकन की सख्त कोई अंतर्निहित सख्त नहीं है। जो न्यायालय की पुनर्विलोकन सख्त है वो क्या है, अंतर्निहित शक्ति नहीं है, बल्कि ये विधि द्वारा प्रदत्त सख्त है। क्या है, बल्कि ये विधि द्वारा प्रदत्त सख्त है। ये न्यायालय की विवेकाधीन सख्त भी नहीं है यदि आधार उपलब्ध है। अब आदेश 47 नियम 4 के अनुसार पुनर्विलोकन के लिए पर्याप्त आधार के न होने पर आवेदन नामंजूर किया जाएगा। यदि न्यायालय की राय में पुनर्विलोकन के लिए आवेदन को मंजूर किया जाना चाहिए, तब उसे विरोधी पक्षकारों को सूचना दिए बिना मंजूर नहीं किया जाएगा। कोई भी आवेदन नई बात या साक्ष्य को पता चलने के लिए आधार पर उसके बारे में आवेदक अभिकथन करता है। ऐसा अभिकथन को पूर्ण सबूत के बिना मंजूर नहीं किया जाएगा। अब हम देखते हैं आगे, ऑर्डर 47 नियम 6 के अनुसार यदि पुनर्विलोकन का आवेदन एक से अधिक न्यायाधीशों द्वारा सुना जाता है, एक से अधिक जहाँ न्यायाधीशों द्वारा सुना जाता है, और न्यायालय की राय में क्या है, न्यायालय की राय में बराबर बांटा हो, तो ऐसे आवेदन को नामंजूर किया जाएगा। अगर न्यायालय की राय बराबर बांटा हो तो ऐसे आवेदन, एक से अधिक अगर आवेदन किया जाता है, अगर न्यायालय की राय बांटा हो तो ऐसे आवेदन को क्या है, न मंजूर किया जाएगा। यदि बहुमत है तो विनिश्चय बहुमत की राय के अनुसार होगा, ये बताया गया है प्रावधान 46 नियम 6 में। 46 ऑर्डर नियम 7 के अनुसार आवेदन के नामंजूर करने वाले न्यायालय को आदेश अपील योग्य नहीं होगा। अगर एक बार नामंजूर कर दिया गया है एप्लीकेशन को, क्या होगा, उसके खिलाफ आदेश की अपील नहीं होगी। किंतु आवेदन मंजूर करने वाले आदेश पर आपत्ति, आवेदन मंजूर करने वाले आदेश की अपील के द्वारा वह बात अंतिम रूप से पारित डिक्री किए गए आदेशों की अपील तुरंत किया जा सकता है। ओके, अब बात करते हैं 47 नियम 9 के अनुसार पुनर्विलोकन की आवेदन पर किए गए आदेश की या उसमें पारित डिक्री या किसी नए आदेश के पुनर्विलोकन के लिए कोई भी आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा। सिविल न्यायालय स्वप्रेरणा से पुनर्विलोकन नहीं कर सकते हैं जब तक पक्षकार या विथित व्यक्ति इसके लिए आवेदन न करे। एक पक्षीय डिक्री या आदेश को नष्ट करने या आपस करने के लिए दिया गया आवेदन पुनर्विलोकन के आवेदन नहीं माना जाएगा। पुनर्विलोकन का आवेदन उसी न्यायाधीश को दिया जाएगा। पुनर्विलोकन का आवेदन जो है उसी न्यायाधीश को दिया जाएगा जिसने डिक्री पारित की या आदेश दिया है। यदि ऐसे न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो किसी अन्य न्यायाधीश या उसके उत्तराधिकारी को आवेदन दिया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त अन्य कार्यवाही अन्य न्यायालय में पुनर्विलोकन के आवेदन का समय सीमा 30 दिन है, जो कि डिक्री के आदेश की तिथि से मानी जाएगी। यानी उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त अन्य न्यायालयों में जो पुनर्विलोकन के आवेदन के समय जो है वो 30 दिन है, जो डिक्री आदेश की तिथि से मानी जाएगी। अब हम बात करते हैं पुनरीक्षण। पुनरीक्षण की जो बात करते हैं वो धारा 115 में है। कहाँ है? धारा 115 में है। धारा 115 के अनुसार उच्च न्यायालय किसी ऐसे मामले का अभिलेख मांग सकता है जिसका उसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विनिश्चय किया गया हो और जिसकी कोई अपील नहीं होती हो। यानी 115 के अनुसार जो है क्या कहता है कि उच्च न्यायालय किसी ऐसे मामले को क्या है, उच्च न्यायालय किसी ऐसे मामले को अभिलेख मांग सकता है। क्या मांग सकता है? अभिलेख जो है मांग सकता है। अभिलेख जो है मांग सकता है जिसका उसके अधीनस्थ न्यायालय, यानी जिसका उसके जो है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विनिश्चय किया गया हो, किसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिटरमाइंड किया गया हो और जिसकी कोई भी अपील नहीं होती हो, जिसकी भी कोई अपील नहीं होती हो। यदि उसे प्रतीत होता है, पेश होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने
उस अधिकारिता का प्रयोग किया है जो उसमें निहित नहीं है। अगर अधिकारिता का प्रयोग किया गया जो सबनेटेड कोड जो है उसका जो है निहित नहीं है। सेकंड कहता है अधीनस्थ न्यायालय अपने निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है। थर्ड कहता है अधीनस्थ न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग अवैध रूप से तात्विक अनियमितता से कार्य किया गया है तो वो मामले के अनुसार आदेश दे सकता है, परंतु उच्च न्यायालय किसी वाद या कार्यवाही के अनुक्रम में इस धारा के अधीन दिए गए आदेश में या विधि विनिश्चित करने में किसी भी आदेश को जो है परिवर्तन तब तक नहीं करेगा उसे नहीं लौटाएगा जब तक यदि ऐसे आदेश वो पुनरीक्षण के लिए आवेदन करने वाले पक्षकार के पक्ष में किया गया होता तो वाद के अन्य कार्यवाही का अंतिम रूप से निपटारा कर देता है। उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी किसी डिक्री या आदेश में परिवर्तन नहीं करेगा या उसे नहीं लौटाएगा जिसके विरुद्ध या तो उच्च न्यायालय में उसके अधीनस्थ न्यायालय की अपील की गई है। यदि किसी वाद या अन्य कार्यवाही को उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया है तो उसके अतिरिक्त एक न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण किसी वाद या अन्य कार्यवाही के स्थगन के रूप में लागू नहीं होगा। उच्च न्यायालय का पुनरीक्षण का अधिकार विवेकाधीन है। पुनरीक्षण संबंधी प्रावधान अंतर्वर्ती आदेशों पर लागू होते हैं। मेजर खन्ना बनाम ब्रिगेडियर ढिल्लन AR 1964 सुप्रीम कोर्ट, हरिदास चेलादास बनाम गोदरेज रुस्तम AR 1983 सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय हल्के फुल्के ढंग से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में पुनरीक्षण का अधिकार उच्च न्यायालय के साथ साथ जिला न्यायालयों को भी प्राप्त है। उत्तर प्रदेश राज्य संशोधन अधिनियम 1991 उच्च न्यायालयों को 5 लाख रुपए के ऊपर के मामले तथा जिला न्यायालयों को 5 लाख रुपए तक मामले के पुनरीक्षण का अधिकार है। पुनरीक्षण के आवेदन में तथा संबंधी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। पुनरीक्षण के आवेदन का समय सीमा 90 दिन है जो कि डिक्री आदेश की तिथि से मानी जाएगी। अब दोस्तों इसके आगे प्रश्न कोश शुरू होता है। मैं ये प्रश्न कोश जो है कल बताऊंगा और अभी मैं यही वीडियो जो है अपना विराम लगाता हूँ। जय हिंद।